हेलो स्टूडेंट्स, 12th आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पिछले वीडियो में अपने 5th नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, जिसमें अपने उसकी परिभाषा और जो उसकी टर्मिनोलॉजी थी, शब्दावली, वो देख चुके थे। अब अपने इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो आता है फसलों के प्रमुख रोग कारक, मेजर पैथोजन ऑफ क्रॉप्स। इसमें अपने जो मेन पढ़ने हैं वो फंजाई के बारे में पढ़ना है अपने को, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है अपने को, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है अपने को, और वायरस विषाणु के बारे में पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फंजाई के बारे में, कवक के बारे में। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन अपने पास कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच फंजाई आर स्टडीड इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो P.A. माइकेली को कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो P.A. माइकेली को कहा जाता है। उसके बाद अपने पिछली वीडियो में एक नाम देखा था, E.J. बटलर, जिसको भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक बोला था अपने, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो उसको यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, E.J. बटलर को। ये अपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद अगर अपने बात करें जो फंजाई जो कवक है इसके सामान्य लक्षणों की, तो इसके सामान्य लक्षण में सबसे पहले अपने जनरल कैरेक्टर्स जो उसमें देखते हैं कि इनका नेचर और हैबिटेट जो है, आवास कैसा होता है। तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फंजाई में पर्णहरित क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये अपने फूड की फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर सकते, खुद अपना भोजन जो है वो नहीं बना सकते। तो इसके कारण ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक, जो सड़े गले डेड कार्बनिक कंपाउंड उन पर डिपेंड कर सकते हैं। ये सहजीवी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक, जिसमें ये एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं जिस पर ये रहेंगे। तीसरा, ये पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब डिजीज कोज कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। और फोर्थ ये जो है वो ये परापरजीवी हो सकते हैं, हाइपर पैरासाइट। परापरजीवी होता है किसी पैरासाइट के ऊपर पैरासिटिक की फॉर्म में पाया जाना, तो उसको परापरजीवी कहा जाता है। सेकंड जो इनका जनरल कैरेक्टर है वो है थैलस। थैलस क्या होता है कि फंजाई की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिवाइड नहीं होती, यानी कि आप जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस प्लांट बॉडी को कहा जाता है थैलस। और इनमें जो थैलस है वो इनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ सेल के बेस पर 2 तरह का हो सकता है ये थैलस। एक कोशिकीय हो सकता है जैसा यीस्ट में पाया जाता है। सेकंड, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर हो सकता है, और इसके अपने आगे डिटेल में इसको बहुकोशिकीय को इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, इनके फिलामेंट के बेस पर आगे अपने इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड जो जनरल कैरेक्टर है इसका वो है न्यूट्रिशन। अभी बात की थी अपने, तो न्यूट्रिशन के बेस पर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बनाते, इसलिए परपोषी होते हैं। दूसरा, इनमें भोजन को इनटेक करने की बहुत ही कम क्षमता होती है। ये मोस्टली जो होते हैं वो अवशोषी, यानी अवशोषण के द्वारा जो पोषण है उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इस नेचर को एब्जॉर्प्टिव नेचर कहा जाता है, अवशोषी प्रकृति कहा जाता है। फोर्थ जो पॉइंट अपने पास वो है इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन से बनी होती है, लेकिन इसमें एक अपने पढ़ेंगे ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा के जो कवक होते हैं जिसमें उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की भी बनी हो सकती है। तो कोशिका भित्ति अपने को मुख्यतः तो याद रखना है काइटिन की, और ऊमाइकोटा के अंदर जो है वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी हो सकती है। फिफ्थ जो अपना पॉइंट है इसमें जनरल कैरेक्टर में वो है इनके रिप्रोडक्शन को लेकर, जनन को लेकर। तो इनमें जनन जो है वो अलैंगिक व लैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का प्रेजेंट हो सकता है। सिक्स जो पॉइंट आता है वो अपना आता है केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर स्टेटस। क्योंकि जो फंजाई आते हैं उनको जो वर्गीकरण देखा था अपने, पंच जगत प्रणाली जो देखी थी, तो उसमें ये यूकैरियोटिक के अंदर रखे जाते हैं फंजाई जो है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप होने का मतलब है कि उसके चारों ओर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, केंद्रक भित्ति प्रेजेंट होती है, उसमें केंद्रिका न्यूक्लियोल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इनका केंद्रक सुविकसित है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक टाइप की सेल बोलते हैं। सेकंड अपने जब इसकी बात करेंगे अपने इनकी कोशिका की,
तो जब अपने पीछे देखा था कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के थे, एक कोशिकी बहुकोशिकी। तो जो बहुकोशिकी होंगे वो फिलामेंटस यानी कि तंतुमय रूप में अपने को देखने को मिलते हैं, और इनके तंतुमय रूपों के बीच अगर सेप्टा बने होंगे, सेप्टा बनने का मतलब है कि वो कोशिकाएं बहुत सारी बन जाएंगी। जब अपने आगे डायग्राम भी देखेंगे इसका, तो अगर पटहीन होंगे, वो सेप्टा नहीं बने होंगे, तो उसको उस स्थिति में तो ये क्या हो सकते हैं, ये बहुकेंद्र की हो सकते हैं। क्योंकि जब पूरी की पूरी एक ही कोशिका बन जाएगी और बीच में सेप्टा होंगे नहीं, तो फिर वो केंद्रक जहां जहां होंगे वो सारे के सारे केंद्रक जो है वो एक ही सेल में काउंट किए जाएंगे। जब एक सेल में केंद्रकों की संख्या किसी प्लांट के लिए एक से ज़्यादा होती है तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट, या उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सह-कोशिकी, सिनोसाइटिक। ये मैंने 11th में बताया था कि सिनोसाइटिक, अगर प्लांट सेल में न्यूक्लियस का नंबर जो है वो एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए सिनोसाइटिक वर्ड आता है, और अगर एनिमल सेल में न्यूक्लियस का नंबर जो है वो एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए सिनेशियम वर्ड यूज किया जाता है। कुछ में ये पटयुक्त हो सकते हैं, मतलब उन सेल के बीच तिरछी जो है रे प्रेजेंट हो सकती हैं, सेप्टा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस प्रकार के जो कवक को, फंजाई को पटयुक्त कहा जाता है, जिसमें एक कोशिका में केंद्र के एक हो सकता है, दो हो सकता है, या बहुकेंद्र की ये सिनोसाइटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा पटहीन क्या था, पटयुक्त क्या था। कवक जाल, माइसीलियम। क्या होता है माइसीलियम? देखिए, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखो, ये इसका जो एक ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इधर ये वाला, इसको कवक तंतु कहा जाता है, हाइफी बोलते हैं इसको। और बहुत सारे जो हाइफी मिलकर हैं वो कवक जाल का निर्माण करते हैं, यानी किसका निर्माण करते हैं, माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये पटयुक्त बना हुआ है। तो देखिए, ये पूरी की पूरी कोशिका जो है ये इसके अंदर सेप्टा बने हुए हैं, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या जो है वो एक से ज्यादा हो गई। अब इन कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो एक हो सकता है, एक कोशिका में, किसी कोशिका में दो हो सकते हैं, किसी कोशिका में दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस नेचर को सिनोसाइटिक नेचर बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है पहला, ये पटयुक्त कवक जाल का डायग्राम बना हुआ है। और पटयुक्त कवक जाल या सेप्टेट माइसीलियम जो है ये पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये वर्ग पढ़ेंगे अपने, इसका जब वर्गीकरण पढ़ेंगे कवकों का, फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आएंगे वर्ग ये क्लासेज। तो ये एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज के अंदर इस प्रकार का माइसीलियम या कवक जाल पाया जाता है जो सेप्टेट माइसीलियम होता है या पटयुक्त कवक जाल होता है। सेकंड जो है, दूसरे में आप देख सकते हो ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये इसमें भी हाइफी है, लेकिन इनके बीच किसी प्रकार के कोई पट नहीं पाए जाते। तो ये पूरा का पूरा जब केंद्रक देखें तो केंद्रकों की संख्या जो है वो अपने को बहुत ज़्यादा दिखती है इसमें। तो ये मोस्टली जो है वो सिनोसाइटिक प्रकार के होते हैं। तो ये पटहीन कवक जाल का एग्जाम्पल डायग्राम है। और ये पटहीन कवक जाल या एसेप्टेट माइसीलियम जो है ये ऊमाइसिटीज क्लास के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये कवक जाल की अगर स्ट्रक्चर पूछ ली जाए तो ये सारा का सारा अपने को बताना है कि कवक जाल जो है, माइसीलियम जो है वो दो तरह का हो सकता है, और पूरे एग्जाम्पल वगैरह अपने को इसमें साथ में याद होने चाहिए विद डायग्राम। अब बात करें अपने कवक कोशिका की, फंगल सेल की। तो अभी बताया मैंने कि जो फंजाई की सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है, ससीम केंद्र की होती है। ससीम केंद्र की मैंने पहले ही बताया कि सेल जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है इसके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। जो इसके अंदर केंद्रिका है वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब जो इसका केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है वो आपस में मिले हुए नहीं होते। तो जब ससीब केंद्र की या यूकैरियोटिक सेल है, तो 11th में जब आपने सेल टॉपिक पढ़ा था तो उसमें सभी लक्षण देखे थे कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जो लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वेल डेवलप सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है, सारे के सारे कोशिकांग जो है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अतः पृथ्वी जालिका होती है, राइबोसोम 80S व 70S दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे वो 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे यूकैरियोटिक होने के कारण, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे। वैक्यूल्स होती हैं, इनके अंदर रसदानियाँ प्रेजेंट होती हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पुटिकाएँ, गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो वो भी इसकी सेल में अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
लास्ट अपने कोशिका में बात करें संग्रहित भोजन की, क्योंकि हर एक सेल जो है वो अपने फूड को स्टोर करके रखती है। तो इनमें स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन, फैट्स यानी वसा के रूप में और ऑयल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ये फंगल सेल का आप आगे डायग्राम भी बनाना है अपने को, तो ये उसका डायग्राम है फंगल सेल का। ये जो दिख रहा है सेल वॉल जो है, ये हाइफी की वॉल है जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये राइबोसोम, न्यूक्लियस और इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड इंक्लूजन यानी कि वसा के रूप में भोजन का संग्रहण जो है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन। तो ये स्ट्रक्चर सारी की सारी अपने को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कवकों में पोषण की विधियाँ, कि कवक जो है वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बारे में अपने पीछे देखा था कि ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी सेप्राफेटिक हो सकते हैं। उसके बाद अपने देखा था कि इसके आगे जब अपने कवकों में पोषण की विधियाँ देखेंगे, जो परजीवी मृतजीवी अपने पीछे देख के आए हैं, तो इनको आगे भी डिवाइड किया जाता है। उसके बेस पर जो पोषण की विधियाँ हैं वो मेनली जो है वो अपने पास कर रहे हैं अपने मेन। सबसे पहला जो है पोषण की विधि वो है अपने पास परजीवी या पैरासाइट। पैरासाइट वो जीव होते हैं, पिछली वीडियो में भी अपने देखा था इसकी डेफिनेशन, वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। द फंजाई दैट गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब ये परजीवी जो हैं ये अपने आगे 3 प्रकार में इनको बांटा जा सकता है। इन्हीं के परजीवी को जो पोषण के आधार पर पोषण की विधियों में, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो है वो अपने पास है अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये मैंने आपको बताया था, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, ए मतलब नहीं है कोई भी, विकल्प मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है, किसके बिना, पैरासाइट होने के अलावा। तो ऐसे फंजाई जिनमें सिर्फ वो पैरासाइट ही रहेंगे, यानी कि अपनी होल लाइफ वो पैरासाइट के फॉर्म के अंदर ही आपको मिलेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट में रखा गया है। तो वे परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल परजीवी के रूप में ही व्यतीत करें, होल लाइफ एज पैरासाइट्स। तो इसमें अपने एग्जाम्पल मोर इम्पोर्टेंट है, इनमें सभी में जो प्रकार पढ़ेंगे, तो इसके अंदर एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, ये दोनों के दोनों जो हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। सेकंड अपने पास इसके अंदर आता है विकल्पी मृतजीवी, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ पर ये देखने वाला है विकल्पी, विकल्पी का मतलब ऑप्शन है किसका, मृतजीवी होने का। यानी कि ये एक्चुअल में तो क्या होते हैं, जनरली तो ये कैसे होते हैं, पैरासाइट्स ही होते हैं, यानी सामान्यतः तो ये परजीवी होते हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शन है क्या होने का, मृतजीवी होने का। मान लो इनको कोई होस्ट नहीं मिला जिससे ये न्यूट्रिशन अपना प्राप्त कर सकें, यानी कि ये परजीवी या पैरासाइट्स की फॉर्म में नहीं है, तो उन कंडीशन में ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। यानी ये जो डेड कार्बनिक कंपाउंड है, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे भी अपना न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इनको विकल्पी मृतजीवी या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल इसमें भी मोस्ट अपने लिए यूस्टिलगो और टेफरीना, ये 2 एग्जाम्पल अपने इसके अंदर याद रखने हैं। थर्ड वन जो इसमें आता है वो आता है अपने पास विकल्पी परजीवी। अब ये फिर वही, ये नाम से याद होना चाहिए अपने को, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, यानी जिनके पास विकल्प है क्या होने का, परजीवी होने का। तो ऑप्शन तो इनके पास पैरासाइट होने का है, तो फिर जनरली ये क्या होंगे, ये जनरली क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। और कुछ कंडीशंस में, कुछ परिस्थितियों में ये कैसे हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, यानी कि ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, मेनली होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन आए, अगर मान लो इनको डेड कार्बनिक कंपाउंड नहीं मिले, उस कंडीशन में ये परजीवी की फॉर्म में रहकर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें 2 एग्जाम्पल अपने पास, फ्यूसेरियम और अल्टरनेरिया, ये एग्जाम्पल इन सभी में अपने को याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास सेकंड टाइप का जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, पोषण की विधि जो आती है वो आती है मृतजीवी, सेप्रोफाइट्स। तो वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। द फंजाई दैट गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। और इसमें 2 एग्जाम्पल अपने पास, एक म्यूकर है, एक एगेरिकस है। तो इसमें एग्जाम्पल इनमें भी आपको मृतजीवी और सेप्रोफाइट्स के विद डेफिनेशन याद होने चाहिए। थर्ड जो टाइप आता है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो आता है सहजीवी, सिम्बायोटिक।
सिम्बायोटिक वो रिलेशन होता है जिसमें कवक जो है, फंजाई जो है, किसी दूसरे जीव पर रहेगा, दूसरे प्लांट बॉडी पर रहेगा और उनके साथ मिलकर अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करेगा और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो वे कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। फंजाई दैट लिव टुगेदर विद ईच अदर, नहीं सॉरी, अदर ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। और इसमें एग्जाम्पल अपने पास कौन कौन से हैं? लाइकेन है, माइकोराइजा है। और इन दोनों के बारे में ही अपने को आगे डिस्कस करना है कि लाइकेन क्या होता है और माइकोराइजा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो अपने पास है लाइकेन। लाइकेन जो रिलेशन है ये किस किस के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन है? ये फंगस यानी फंजाई और एल्गी यानी शैवाल, इनके बीच का ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो इसमें आप देखिए, ये देखो, ये मैंने इधर कवक लिखा हुआ है फंगस, इधर एल्गी या शैवाल लिखा हुआ है। तो कवक जो है, शैवाल, दोनों साथ साथ रहेंगे, सिम्बायोटिक नेचर हैं। तो कवक जो है वो तो शैवालों को क्या देते हैं? ये उनको मिनरल्स, वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देने का काम करते हैं। क्योंकि अभी बताया था पीछे कि कवकों के पास पर्णहरित नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो एल्गी जो होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो एल्गी इसके बदले में, यानी कि ये तो उनको क्या दे रहे हैं? ये मिनरल्स और वाटर दे रहे हैं, और एल्गी इसके बदले में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस वाटर का यूज करते हुए जो फूड की फॉर्मेशन करेगा, जो न्यूट्रिशन की फॉर्मेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये एल्गी इन कवकों को बदले में न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, लाइकेन जो है ये कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते जहां SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो एक पोल्यूटेड गैस है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो। तो इस जब यहाँ लाइकेन नहीं मिलेंगे आपको, SO2 युक्त जो वातावरण होगा, एनवायरनमेंट होगा, तो इसलिए लाइकेन जो है इनको प्रदूषक सूचक या पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड अपने पास जो सिम्बायोटिक नेचर का एग्जांपल था वो था माइकोराइजा। माइकोराइजा को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, खोजा था, वो 1885 में फ्रैंक नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। माइकोराइजा वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, माइकीज प्लस राइजा। माइकीज का मतलब है अपने पास फंगस और राइजा का मतलब है रूट्स। तो कवकों व उच्च पादपों की जड़ों में जो सहजीवन पाया जाता है उसको माइकोराइजा कहा जाता है। ये किस किस के बीच का संबंध है? ये कवकों और उच्च पादप हायर प्लांट्स के जड़ों के बीच में जो सहजीवन है वो माइकोराइजा कहलाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स रूट इज कॉल्ड माइकोराइजा। उसके बाद इसको भी अपने ये देख सकते हैं इस प्रकार। ये सबसे पहले अपने पास ये फंजाई लिखा हुआ है, कवक लिखा हुआ है, इधर हायर प्लांट्स रूट्स जो हैं। तो कवक जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं उनको क्या क्या देने का काम करते हैं? वो वाटर एब्जॉर्ब करके दे सकते हैं, उनको फॉस्फोरस देने का काम करते हैं एब्जॉर्ब करके, और साथ ही साथ नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। तो ये जो फंजाई होते हैं इनके पास निफ जीन प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकृत करके हायर प्लांट्स की जो रूट है उनको देने का काम करते हैं। और हायर प्लांट्स की जो रूट्स है उसके बदले में, क्योंकि फंजाई खुद क्लोरोफिल की एब्सेंट के कारण, पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते, तो इसलिए उच्च पादप की जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और उनसे इनको आवास भी प्राप्त होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल अपनी बुक में जो दिया हुआ है वो याद रखना है। ग्लोमस फंजाई जो है ये पाइनस नामक प्लांट की जड़ों पर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया। अगला जो पैथोजन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।